So two particle left point A simultaneously at t is equal to 0 and reached point B simultaneously at t is equal to 2 hours. Two particles, particle number 1, particle number 2. The first particle traveled half the distance at speed 30 km per hour. Other distance chala 30 kmph and the other half at 42 kmph. 45 kmph. The second particle traveled the entire distance with constant acceleration starting from rest. ओके, तो जीरो से शुरू कर कर कंटिन्यूअसली ए के साथ ये चल रहा था. लेट टी वन एंड टी टू बी द मोमेंट्स ऑफ टाइम एट विच स्पीड ऑफ बोथ पार्टिकल इज सेम. दो बार ऐसा समय आया है जब उनकी स्पीड सेम थी. बोले तो ये वाले पार्टिकल की 30 हो गई थी तब का टाइम टी वन, और नीचे वाले पार्टिकल की 45 हो गई थी तब का टाइम टी टू. क्योंकि सेम होने के लिए ऊपर दो ही अलग अलग स्पीड है ना, 30 और 45. लेट टी वन एंड टी टू बी मोमेंट्स ऑफ टाइम एट विच स्पीड ऑफ बोथ पार्टिकल इज सेम. हाँ वो तो करा है. राइट एज योर आंसर द लार्जर ऑफ द टू वैल्यूज. एक्सप्रेस योर आंसर इन मिनट. टी वन और टी टू में से कौन बड़ी वैल्यू, वो मतलब टी टू पूछ रहे हैं अपने को, क्या भानगड़ी. देखो तो कैसे. तो अपन लिखते हैं कि जीरो से चालू हो गया अपने पास. वास्तु लिखते हैं अपन सेकेंड पार्टिकल का VASTU. उसकी फाइनल वेलोसिटी होने वाली 30 kmph. उसका एक्सेलरेशन कितना तो भी है, ए मान लेते हैं. उसका डिस्प्लेसमेंट से आप लोग गिन दें नहीं, लेकिन उसका टाइम तब हो गया था टी वन और यू था 0. तो इससे रिलेटेड अगर अपन एक इक्वेशन लिखे, VATU वाटू, मतलब V इज इक्वल टू यू प्लस एटी. तो V इज इक्वल टू यू प्लस ए टाइम्स टी. तो ए टी वन की वैल्यू हो गई 30, बरोबर. और अगर शुरू से लिखा जाए तो बाद में ऐसे रहेगा 45 इज इक्वल टू 82. बात समझ आ रही क्या तुमको. इसको दोनों को डिवाइड कर दो तो अपने पास 15 15 के टेबल में आते हैं दोनों. 2/3 इज इक्वल टू T1/T2. ऐसा मिल गया अपने को, बरोबर. और अब अपने पास में अब सर 2 घंटे लगे इनको. 2 घंटे तक चल रहे थे भैया ये. और 2 घंटे बाद दोनों के दोनों पहुंचे ना वहां पे. तो अब डिस्टेंस, नीचे से डिस्टेंस निकालते हैं अपन. डिस्टेंस कितना लगता है, एस इज इक्वल टू यू टी 0t प्लस हाफ ए. टाइम कितना, 2 घंटे का स्क्वायर. तो डिस्टेंस कितना हो गया, नीचे वाला पार्टिकल कितना चला, 2 का स्क्वायर 4, 4 हाफ जा 2a. इतना डिस्टेंस है 2a, बरोबर. और इतना डिस्टेंस दोनों को चलना है, ऊपर वाले को भी इतना डिस्टेंस चलना है. बोले तो ऊपर वाले को भी a और a 2h चलने का है. पहले उसने a कितने स्पीड से चला 30 kmph, बाद में उसने a कितने स्पीड से चला 45 kmph. समझ रहा ना तुमको. और टोटल टाइम कितना लगने वाला है, 2 घंटा. तो अपन अगर देखो 1 किलोमीटर चलने हैं उसको 30 kmph की स्पीड से. डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम A/30. और इधर A/45. समझता, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम. और ये पहले वाला चलने को डिस्टेंस और बाद में वाला चलने को डिस्टेंस मिला के 2 घंटा है ना. क्योंकि वो साइमल्टेनियसली पहुंचे ना वहाँ पे. पहुंचे थे क्या वहाँ पे. हाँ, एंड रीच्ड पॉइंट भी साइमल्टेनियसली एक साथ में पहुंचे थे ना दोनों. तो ये ए की वैल्यू इससे निकल जाएंगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू, ए की वैल्यू. और ए की वैल्यू आ गई तो ए की वैल्यू यहाँ डाल के कौन सी भी टी टू की वैल्यू चाहिए अपने को, टी टू की वैल्यू मिल जाएंगी नीचे वाले इक्वेशन से 45 इज इक्वल टू 82 से. तो यहाँ सॉल्व करते हैं अपन ये. 30 और 45 का एलसीएम 90, बरोबर. 3 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 3a एंड 2a 5a. नीचे 90 बनने वाला है, 90 उधर जाके 92 जा 180. ए की वैल्यू आ गई क्या, 180/5. कितनी हो गई, 36 हो गई एक्सेलरेशन की वैल्यू. अब ये इसमें रखो यहाँ पे 45/36 इज इक्वल टू T2. लेकिन ये तो आवर्स में, अपने को मिनट में चाहिए ना. मिनट के लिए अपने को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. समझ रहा. आणि ये 6 6 जा 6 10 जा. बाकी देखो भाई ये 2 3 जा 2 5 जा, 3 1 जा 3 15 जा 15 5 जा 75 मिनट.
समझा क्या? करते रहते अपन, बाद में लिखने का तो लगेज रिकॉर्डिंग दे दूंगा, उससे लिख लेना। स्कूल में पेपर नहीं था भैया, कंप्यूटर। ओके। टू ब्लॉक्स ऑफ मास m1 200 ग्राम आणि 2 किलो आर कनेक्टेड बाय लाइट इन एक्सटेंसिबल rope. The maximum tension that the rope can bear without breaking is 80 Newton. Okay. What is the maximum value of force F with which the block M1 should be pulled up so that the rope does not break? Express your answer in Newton. देखो, जब अपन ऊपर वाले ब्लॉक को F फोर्स से खींचेंगे आणि ये नीचे ये 2 किलो का गोळ्या बैठे वाला है, ये 2 किलो का गोळ्या जो है, अभी बीच में टेंशन लगेगा। टेंशन ऊपर वाले ब्लॉक को बोल रहा हूँ नीचे आ। नीचे वाला ब्लॉक चिल्ला के ऊपर वाले ब्लॉक को बोल रहा हूँ, ए किधर जा रहा है, नीचे आ। आणि ऊपर वाला ब्लॉक बोल रहा हूँ मैं जा रहा श्रीरामपुर, तेरे को आने को तो आ, चल तू भी चल। समझ रहा क्या? तो अब तुम दोनों अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम निकाल लो। तो ये तुम्हारे पास 200 ग्राम है ऊपर, जिसपे एफ फोर्स अपन लगा रहे हैं, टी फोर्स नीचे लग रहा है। आणि नीचे अपने पास 2 किलो का भैंसा है जिसका वजन नीचे लग रहा है आणि उस पर टेंशन ऊपर लग रहा है। समझ रख तुमको ये? आणि टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं अपन? 80 न्यूटन। मैक्सिमम 80 रख सकते हैं। अपने को एफ की मैक्सिमम वैल्यू ढूंढने की है। बर। अच्छा। आणि जो एफ फोर्स लगेगा, एफ फोर्स, एक उसकी विशेष बात ये है कि वो एफ फोर्स इन दोनों को लेके जाएगा साथ में। लेके तो दोनों को जाने वाला है ना साथ में, 200 ग्राम वाले को भी यानी 2 किलो को भी, यानी कि टोटल कितने मास को वो साथ में लेके जाने वाला है? 2.2 kg। इतने को एफ फोर्स लेके जाने वाला है साथ में पूरा। एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये पूरा सिस्टम एक ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा ना, क्योंकि धागे से बंधे वाला है। और धागा इन एक्सटेंसिबल है। धागा टूटेगा पर झुकेगा नहीं, बेंड नहीं होगा। ये इलास्टिक नहीं है, पूरा साथ में जाने वाला है ना सारा का सारा सिस्टम। जैसे ट्रक रहती, ट्रक में आगे जो ड्राइवर बैठे रहता वो भगवान, पीछे का कंटेनर, दोनों साथ में जाता ना आगे, सेम एक्सेलरेशन से जाता ना आगे। तो ये सेम एक्सेलरेशन से जाने वाला है। फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ये एक इक्वेशन लिखा। आणि अभी मेरे को एक बात बताओ, 200 ग्राम वाला कितना एक्सेलरेशन से जाएगा? उतने एक्सेलरेशन से। 2 किलो वाला कितना एक्सेलरेशन से जाएगा? उतने एक्सेलरेशन से। उनकी जिंदगी में अलग अलग, ड्राइवर का भोपा नहीं तो पीछे कंटेनर, उतने उतने एक्सेलरेशन से जाएगा। अब दोनों ऊपर जा रहे हैं, एक्सेलरेशन ऊपर की दिशा में, मतलब फोर्स जीत रहा होगा, एफ जीत रहा होगा टी के सामने। एफ माइनस टी की वैल्यू कितनी हो गई? मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ रहा? नेट फोर्स एफ माइनस टी इस पे लगने वाला। एफ ऊपर लग रहा, टी नीचे लग रहा, तो नेट फोर्स एफ माइनस टी हो गया ना। इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 0.2 इंटू ए। और इधर का इक्वेशन लिखो। हाँ बरोबर, उसका भी तो एमजी लग रहा होगा। बरोबर बरोबर। तो ये 0.2 इंटू जी। तो 1 मिनट, अपन इक्वेशन लिखते हैं वापस। -0.2 इंटू जी, है ना, मास इंटू ग्रेविटी इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एक इक्वेशन। और नीचे का इक्वेशन, टेंशन ऊपर खींच रहा और माइनस वजन कितना भाई का, 2 इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटी 10 इसलिए रहती है ना एम प्रकाश के पेपर में, 20 इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन 2a। समझ रहा क्या सब बच्चों को ये? चेक करो तो ये सबको समझ रहा है पूरा, डोके में घुस रहा है तुम्हारे, नक्की। अभी जो है अपने पास में अलग अलग इक्वेशन तो आए हैं। टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू 80 है ना, 80। ये इसमें रख के देखो, टेंशन के लिए मैक्सिमम वैल्यू 80। 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 2a। तो 60 इज इक्वल टू 2a। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 30 आ रही। बरोबर, एक्सेलरेशन की वैल्यू 30 इधर रखो, तो 30 इंटू 2.2 कितना होता हो? 66। था क्या, याद करे क्या? क्या घोटाला कर दिया अपन ने? ये 0.2 इंटू जी कितना होगा? 2। दोनों ऐड कर दे क्या दोनों तरफ? पर उससे कुछ होगा नहीं ना।
भैया वो 80 लिया इसने भैया एफ पे। भैया एफ 80 है ना, तो उधर एफ लेना पड़ेगा, मतलब 80, 80 - 20 होगा फिर वो। एफ नहीं ना भैया, एफ थोड़ी एटी है, रस्सी भैया रस्सी। टी, टी को भैया 80 ले सकते ना भैया अपन। उधर ये हाँ वाली नीचे टी की को, इक्वेशन में हाँ हाँ टी को एटी ले सकते हैं। तो नीचे की इक्वेशन में रखा तो ए आएगा भैया। हाँ ए लाया था ना अभी ए। तो ए 30 आया भैया, ए 30 आया। मैंने ए की वैल्यू उसमें रखा, पर इससे भी तो आ रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं। हाँ, अरे वैसा नहीं रहता वो, ये ऊपर वाला फोर्स जो पूरे पूरे सिस्टम को खींचता है। पर ठीक है, अभी के लिए सॉल्व करने के लिए करेंगे ये आगे जब तुम 11th में जाएंगे ना, तो ये वाला एफ जो है पूरे पूरे सिस्टम को खींचता है। तो ठीक है, नीचे वाले से ए की वैल्यू कितनी आई थी अपनी, 30। इसको ऊपर की इक्वेशन में रखो, यहाँ पे। तो एफ माइनस टी, अब टी की जगह 80 रख सकते हैं। -2 = 0.2 × 30। एफ -82 = 30 × 0.2 कितना था, क्या, 6। एफ = 88। हाँ, एम प्रकाश के पेपर के लिए ध्यान रखना, क्योंकि वो 11th के सिलेबस से पेपर नहीं बनाते, वो 10वीं का मान के बनाते हैं। तो सिर्फ एम प्रकाश के पेपर के लिए ध्यान रखना कि अगर ऐसा आया, ब्लॉक सिस्टम आया और ये एफ लग रहा, तो ये एफ जो है पूरे सिस्टम को नहीं खींचेगा। एफ खाली जिस पे वो लगते हुए दिखाई जा रहा है, अभी 200 ग्राम पे लग रहा हो ऐसे दिख रहा अपने को, तो उतने पे लगेगा एम प्रकाश के पेपर के लिए। तो तुम 11वीं में जाएंगे तो जनरल हो जाएगा। एम प्रकाश का पेपर 10वीं के सिलेबस में बनता है। ठीक है। तो 9वीं 10वीं में जो चीजें मानी जाती है, जैसे एयर रेजिस्टेंस नहीं लेना रहता वगैरह वगैरह, वैसी चीजें रहती है। ये वाला समझा क्या तुमको, फ्री बॉडी डायग्राम का क्वेश्चन था ये। वापस पूरा बता दे देखो। सिर्फ 200 ग्राम की बात करो, तो 200 ग्राम को पूछो उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। 200 ग्राम बोलेंगे यार मेरे को एफ ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा, लेकिन ये टेंशन मेरे को नीचे खींच रहा, और मालूम है तेरे को मेरे को, और नीचे कौन खींच रहा, मेरा वजन, मेरा खुद का वजन। कभी सोचा तो तूने मेरा खुद का वजन नीचे खींचेगा मेरे को, पर वो भी खींच रहा है ये 200 ग्राम के साथ। यानी 2 किलो वाले को पूछ उसके साथ क्या हो रहा है, उसको टेंशन ऊपर खींच रहा है, यानी उसका वजन 2 × ग्रेविटी 2g उसको नीचे खींच रहा है। लेकिन विषय ऐसा है कि दोनों के दोनों सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। सेम एक्सेलरेशन से क्यों चल रहे हैं, क्योंकि वो रस्सी से बंधे हुए हैं। ये 1 मिनट में जितना आगे जाएगा, उसको भी 1 मिनट में उतना आगे जाना है। इलास्टिक रस्सी थोड़ी कि दूसरा नीचे वाला पीछे रह सकता है, नहीं, दोनों को साथ में चलना है। तो इसका अपन इक्वेशन अगर लिखे, टोटल फोर्स, ऊपर वाला फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं और नीचे वाले दोनों फोर्स को नेगेटिव लेते हैं। यानी क्या, नेट फोर्स क्या रहता है, इज इक्वल टू मास ऑफ दैट बॉडी। मास कितना है, 0.2 किलो में, इंटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन नंबर 1। और इधर गुलाबी वाले के लिए लिखते हैं अपन, तो नेट फोर्स, ऊपर वाला फोर्स पॉजिटिव लेते हैं टी, माइनस नीचे वाला फोर्स 2g नेगेटिव लेते हैं, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2a। ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन सॉल्व करें। ठीक है, और इसमें टेंशन की वैल्यू अपने को दे करके रखी थी 80 न्यूटन। ठीक है, मैक्सिमम टेंशन। ठीक है, टी की वैल्यू 80 दे करके रखी थी, और जी की वैल्यू तो 10 अपने को मालूम थी। सॉल्व करके आंसर लाए। अगला, टू फ्लैट मेटल प्लेट्स माउंटेड vertically and parallel to each other are made to move towards each other with constant speed of 5 meter per second with respect to ground. A particle that can bounce back between two plates starts from one plate when the plates are 20 meter apart. When reaching the second plate, it bounces back and so on. The particle keeps on traveling at constant speed between total distance. अरे ये बहुत गायब क्वेश्चन था गड़िया। इसमें तुमको किस बच्चे ने जीपीवीपी लगाया क्या इस क्वेश्चन में, नहीं क्या? मैंने शायद तुम्हारे 9वीं में लिया था। 9वीं में मोशन में होमी बाबा के नोट्स में वन ऑफ द इनिशियल क्वेश्चंस था ये, कि एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन दोनों एक तरफ आ रहे, और एक पक्षी है बीच में। याद आया क्या, एक पक्षी है दोनों को टक्कर मार के टक्कर मार के टक्कर मार के वापस आ रहा। तो ये सेम क्वेश्चन आ गया वो। टू फ्लैट मेटल प्लेट्स माउंटेड वर्टिकली, ये देखो ये दो खंबे ऐसे उभे जमीन पे, और शुरू में ये दोनों कितने दूर थे, 20 मीटर दूर थे। और फिर ये दोनों दोनों एक दूसरे के पास में आ रहे, दोनों के दोनों एक दूसरे के पास में आ रहे। और कितने स्पीड से आ रहे, 5 मीटर पर सेकेंड, मेड टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये वाला आ रहा 5 मीटर पर सेकेंड से, ये वाला आ रहा, अरे नहीं ऐसे नहीं गिन सकते ना 5 मीटर पर सेकेंड।
वो विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर। देखो अगर 20 मीटर दूर है वो, और 5 मीटर पर सेकंड से नजदीक आते जा रहे हैं, तो कितने सेकंड में मिल जाएंगे? 4 सेकंड। हाँ वो दोनों दोनों आ रहे हैं, लेकिन वो कंफ्यूजन हो गया मेरे को वही सेम चीज का, कि 5 मीटर पर सेकंड कौन सा वाला लेने का है, एक एक का लेने का है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कि दोनों के दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, उसका दिया है उन्होंने, कि हर एक सेकंड में वो दोनों एक दूसरे के 5 मीटर नजदीक आ रहे हैं। फिर कोई 3 है कोई 2 आए, और वो दोनों 5 आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने दिया वाला है। समझ रहे हो तुम? क्वेश्चन पढ़ो वापस से। मेड टू मूव टुवर्ड ईच अदर, तो कौन, नहीं नहीं, हाँ टुवर्ड ईच अदर, ईच वैल्यू आ गया, ईच अदर। ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ 5 5 मीटर बढ़ रहे हैं। तो अगर 20 मीटर का गैप है, और 5 मीटर पर सेकंड से दोनों दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये 5 मीटर वो 5 मीटर, तो कितने टाइम में मिल जाएंगे वो? 2 सेकंड बाद मिल जाएंगे वो दोनों के दोनों। समझ रहा? यानी उनके बीच में जो है एक भावरा है, वो भावरा जो है इधर से भागता उधर जाता, उसको टक्कर मारता इधर आता, तब तक ये वाला आगे आ जाएगा ना, है ना? फिर उधर जाता तब तक ये वाला आगे आ जाएगा, उसको टक्कर मारता तब तक ये वाला आगे आ जाएगा, फिर इसको टक्कर मारता है तब तक ये वाला आगे आ जाएगा। ऐसा उसकी कहानी खत्म होगी। तो ये भावरा कितना चला, डिटरमिन टोटल डिस्टेंस, ये कितना चला। अब ये चल रहा था कितने स्पीड से भाग रहा, ये फुलपाखरू कितने स्पीड से उड़ रहा था, 25 मीटर पर सेकंड से। और इसको कब तक उड़ने का टाइम मिला? जब तक ये दोनों चिपक नहीं गए खंबे, तब तक ही जो उड़ रहा था नहीं। ये खंबे लोग चिपकने में कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। यानी भाई की स्पीड कितनी थी? 25 मीटर पर सेकंड। समझ रहा? तो ये 50 मीटर चला। इसको टाइम उतना च मिला ना, जितना खंबे लोगों को चिपकने को मिला। बाद में दोनों खंबे के बीच में इसका टमाटो सॉस बन गया। समझ रहे हो तुमको? और तब तक ये इतनी स्पीड से रिप 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 भाग रहा है। और डिस्टेंस लेने का अपने को, डिस्प्लेसमेंट तो लेने का नहीं। हाँ, हो रहा ना, तो होने ना। क्या? नहीं नहीं, स्पीड कांस्टेंट है ना, स्पीड कांस्टेंट रही तो सातवीं का फॉर्मूला लगता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड तेरे को दे के रखे ली फुलपाखरू के 25, और टाइम कितना मिल रहा है उसको भागने के लिए? उसको बोले यार तू तब तक भाग सकता है जब तक दोनों खंभे नहीं चिपक जाते हैं। दोनों खंभे कितने में चिटक रहे? 2 सेकंड में चिपक जा रहे। तो कितना डिस्टेंस चलेंगे वो? 50 मीटर चलेंगे वो। क्लियर? क्या समझ रहा? क्या चेक करो, समझ रहा क्या? नक्की क्या? एक ही स्पीड इकडे 5 मीटर पर सेकंड आहे ना. चला एक इकडे 25 आहे एक इकडे 5 आहे एक स्पीड म्हणजे लागणार. या काही 20 मीटर दूर आहे, 1 सेकंड नंतर योपास आला, योपास आला. 1 सेकंड नंतर योपास आला, योपास आला. म्हणजे 1 सेकंड आणि दुसरा सेकंड झालं. 2 सेकंडात मिळून गेले दोघं. चेंज नाही होत. नाही 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 नाही, ते नाही, ते काही भानगड होऊ नाही राहिलं नाही. अरे आपल्याला देईल कॉन्स्टंट स्पीड. टक्कर टुक्कर काही तिथं मोमेंटम कन्झर्वेशन काही नाही होऊ राहिलं. हा डिस्टन्स कमी होईल ना, पण कमी होत 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 8 मीटर होईल. हा ना, हा ना. म्हणजे हे पाय, सुरूला दोघं खंबे 20 मीटर दूर थे. अपन ने भवरे का बोला रेडी स्टडी गो, ये जैसे इधर तक, अब अपना भावरा यहाँ तक नहीं पहुंचा. अपना भावरा यहाँ तक ही पहुंचा, क्योंकि दूसरा खंबा चल के यहाँ तक आ गया था ना, टच मारा हो. फिर वो पलट के आया, तब तक पहला वाला खंबा इतना इतना आगे आ गया था ना, टच मारा हो. फिर इधर आया हो, तब तक दूसरा खंबा आ गया था इधर. फिर टच मारा हो, फिर टच मारा हो. अब तुम ब्लू कलर में देखो डिस्टेंस को. तो पहले वो इतना चला, फिर 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 अब ये सारे डिस्टेंसेस के एडिशन करके बताने की. हम्म. तो जाके भी वापस आ गया, स्पीड कितनी उसकी? हाँ पर वो तब तक वो खंबा भी आगे आ गया था ना थोड़ा सा उतने टाइम. और हाँ खंबा थोड़ा सा आएगा, 1 मीटर 2 मीटर आएगा आगे. नहीं 18 मीटर लगेज पलटेंगे नहीं. लगेज पलट के आ जाएंगे, 1 सेकंड में 25 कवर करने वाला ही उसकी स्पीड है. समझ रहा क्या पक्का? क्लियर है क्या? ऑब्जेक्ट येतोय इकडून पण एक होत लागतोय दोन्ही असं जोरात अजून टाकलेलं काही नाही. टच मारून येऊ राहिला.
तो 5 मीटर नहीं आते ना, 5 मीटर बस लेते हैं। नहीं रे बाबा, वही वहाँ वो मालूम है ना वो, एक जन है ना, कुछ तो करते रहता। Two convex lenses of focal length f1 10 centimeter, f2 centimeter are placed parallel to each other at separation 10 centimeter with common principal axis. An object of height 21 millimeter is placed in front of first lens at u is equal to 8 centimeter. The image formed in the lens acts as an object for second lens. अरे समझ रहा हूँ तुमको, ये पहले वाले लेंस के कारण f1 के कारण जो भी इमेज बनेगी ये बांगड़े की, वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएंगी, और दूसरे वाले फिर वापस उसकी इधर बनने वाली। डिटरमाइन द हाइट ऑफ इमेज दैट फॉर्म्स इन सेकंड लेंस, एक्सप्रेस योर आंसर इन मिलीमीटर। ये नहीं आया भाई तुमको, किसको नहीं आता थे, फिजिक्स में तो सबका एक मार्क पक्का था। ठीक है, पहले खाली पहला लेंस देखो इतना, बाकी कुछ सब विषय छोड़ दो, खाली इतना देखो, 10 सेंटीमीटर को कुछ गेन देन नहीं, छोड़ दो उसको, खाली इतने को सॉल्व करो। तो तुम्हारे पास में है वन बाय, अब लेंस चल रहा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/u, समझ रहा ना, u-8 इज इक्वल टू 1/f। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या लेते हैं, पॉजिटिव, तो 1/v, ये माइनस माइनस प्लस 1/8 हो गया, उधर जाके वापस से माइनस का 1/8 हो गया। और समझ रहा क्या, माइनस माइनस करो, अरे माइनस माइनस हरा रहा। अच्छा अब ठीक है, जो भी हो रहा हो रहा। 10 और 8 का 40, तो 4 आणि इधर 5, 4 - 1 -1/40, तो v की वैल्यू आ गई -40, बरोबर ना। -40 बोले तो ये 8 सेंटीमीटर पे खड़ा ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज इधर ही बन रही -40 पे, समझ रख तुमको। आणि अब जो ये दूसरा लेंस है भैया, पहले से थे 10 सेंटीमीटर दूर, समझ रहा ना, आणि और हो गए माइनस चाहे और, तो 50 सेंटीमीटर पे लेना पड़ेगा ऑब्जेक्ट अपने को, और फोकल लेंथ 20 लेनी पड़ेगी, तो 1/v माइनस 1/u, यू हो गया -50 इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ तो 20 लेनी पड़ती, समझ रख भैया, बिल्लो बग्गे भी लिया की करेंगी, समझ रखे, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 1/50 उधर चले गया, 1/50 उधर चले गया तो माइनस में चले गया, 20 और 50 का एलसीएम 100, तो इसको 5 5 से मल्टीप्लाई, 50 वाले को 2 2 से मल्टीप्लाई, तो 5 - 2 3/100, 1/v की वैल्यू, समझ रहा क्या तुमको। तो v की वैल्यू कितनी हुई, 100/3। पर आपने को ये पूछा नहीं था, आपने पूछा हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, तो इतना अपन ने निकाल के रखा, ये काम आने वाला है आपने को। अभी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताओ, लेंस में वो रहता v/u, -v/u नहीं, सिर्फ v/u, है ना, इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव में जो रहता, सब प्लस की साइन वाले फॉर्मूला रहता है लेंस में, v/, हाँ वो लेते टाइम नहीं नहीं माइनस में नहीं रहता, ऐसे ही रहता फॉर्मूला, नहीं रे भैया, मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन ही चाहे अपॉन एच हो, चाहे मिरर रहे या चाहे लेंस रहे, फॉर्मूला यही रहता है, एच आई अपॉन एच ओ। और मिरर रहे तो -v/u, लेंस रहे तो v/u। एच आई अपॉन एच ओ तो डेफिनेशन है मैग्निफिकेशन की, लॉ, न्यूटन्स लॉ, अंबानी पे भी वही लगता है, अपने पे भी वही लगता है। ठीक है, देखो अब मैग्निफिकेशन एम, पहले ये बताओ v/u, v कितना है पहले इसमें, v कितना है -40 है ना, अपॉन u कितना था -8, इज इक्वल टू एच आई, हाइट ऑफ इमेज वो अपने ढूंढने की, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी, प्लस का 21, ऊबा खड़ा था ना ऑब्जेक्ट, सीधी सलामी दे, प्लस का 21 मिलीमीटर, वाला ये 40/5, 40/8, माइनस माइनस कट के 5, 21 उधर गया, 10.105, 105 मिलीमीटर ये हाइट ऑफ इमेज है। क्या ये हाइट ऑफ इमेज सेकंड वाले के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, समझ रहा, क्या ये हाइट ऑफ इमेज सेकंड वाले के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। बात समझ आ रही कि मेरी कि नहीं समझ आ रही ना, पक्का ना, चेक करो अभी। अब अपन वापस लिखते हैं, v अपॉन यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। अब v कितना भैया, v कितना है, v मतलब अभी निकाला ना अपन ने 100/3, और u कितना भैया, u कितना लेने का था आपने को, ये नहीं नहीं, 50 50 माइनस का 50 ना, इज इक्वल टू एच आई, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना भाई, 1/5, बरोबर। ये सॉल्व करेंगे, 1/5 को ऊपर फेंको तो अब कैलकुलेशन होगा 100 इंटू 1/5 अपॉन 3 इंटू माइनस का 50, तो -50 वन जा -50 टू जा 3 वन जा 3, 35 टू जा 70, 70 -70 आता, तो 70 भरने का था आंसर वहाँ पे, इन प्रकाश में पॉजिटिव आंसर भरना रहता, 70 आंसर था, समझा क्या। इजी क्वेश्चन था भैया, ये एकदम हाथ का क्वेश्चन था, ये तो छोड़ने का नहीं था तुमने। अगला, इसमें फ्लोटेशन का क्वेश्चन नहीं आया था क्या, मैं फिजिक्स डिस्कस कर रही है पेपर का भी, अगले पेपर का भी, मैं तुमको और आधे घंटे में सब आवर के रवन कर दूं, मैथ भी करने डिस्कस। ठीक है, चलो।
In electric circuit, there are two kind of resistor, an unknown resistance R and a known resistance of 48 root 3. What should be value of resistance R so that equivalent resistance between point A and B are क्या गांडू ऐसा क्या गायब क्वेश्चन है सॉरी ए और बी अब पहले तो तुम ये बच्चे देखो तुम बच्चे देखो भैया ये ए और बी है क्या इसको इधर अनुधर ऐसा कर देने का तो मैं इसको जानबूझ के ऐसे निकाल रहा देखो मैंने ए को ऐसे लिखा मैं बाकी का फोटो उबा करके लिख रहा और ये यहाँ पे आर है और ये आर है ये आर है और ये 48 रूट 3 है बरोबर समझ रख तुम कोई अट्ठाईस नहीं समझ रहा है ये फोटो है ये नीला ये नीले को मैंने ऐसा 90 डिग्री उबा करके लिखा समझ रखा खाली जो फोटो था उसको मैंने उबा करके लिखा नहीं ये पॉइंट ए यानी ये पॉइंट बी है अभी ए एंड बी में भानगढ़ होने वाली है। सब जन देखो क्या करेंगे नेट रेजिस्टेंस 48 रूट 3 लाने का है ना अभी इधर देखो पहले तो ये समझ रख तुमको ये दोनों सीरीज में है करंट यहाँ से जाएगा तो इसमें से जितना करंट जाएगा उसमें से उतना करंट जा रहा है दिख रहा क्या सीरीज में है ये दोनों जिसको ब्लू ब्लू करा मैं नीला नीला करा पक्का इसको वापस रिड्रॉ करूँ क्या ये ऐसा है ए पॉइंट है उधर से आर रेजिस्टेंस है फिर एक पॉइंट आता जिसपे ऊपर दो रेजिस्टेंस लगे वाले आर का और 48 रूट 3 का और नीचे एक इस पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे वाले कितना आर का समझ रहा क्या ऐसा फोटो समझ आ रहा है तुमको तो ये आर और 48 रूट 3 सीरीज में हो गए ना खाली ये वायर पे कॉर्नर क्या घोप दिया इधर क्या कॉर्नर को कर दिया इस खटकंदी से टर्न मारा तो क्या अलग होगा क्यों टर्न मारा उसको फ्लैट कर देने का आर और 48 रूट 3 समझ आ रहा क्या अब ये देखो ये वाला पुट्टा सीरीज में है लेकिन हिरवी भाई आणि हिरी ताई ये दोनों पैरेलल में है पैरेलल वाले कैसे सॉल्व करते हैं अपन 1/R1 प्लस 1/R2 ये हो गया ना 1/RP करो इसको क्रॉस क्रॉस स्माइली तो ये ऊपर हो गया 2R प्लस 48 रूट 3 अपॉन नीचे हो गया आर का स्क्वायर प्लस 48 रूट 3 R इज इक्वल टू 1/RP 1/RP ना तो आरपी की वैल्यू कितनी हो गई आरपी की ये ठीक है 1/RP चलो अब भी रखो आणि अभी सब जन देखो ये अपन ने हिरी हिरी का आंसर ला लिया कि उसके साथ ये रेड वाला आर ये स्टार वाला आर सीरीज में है तो ऐड करके अपने को डायरेक्ट फाइनल रेजिस्टेंस मिलने को होना अब इसको उल्टी करो ये 1/RP की वैल्यू लाल डब्बे में है ना तो आरपी की वैल्यू कितनी हुई आरपी की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस 48 रूट 3 R अपॉन 2R प्लस 48 रूट 3 प्लस आर शुड बी इक्वल टू 48 रूट 3 समझ रहा क्या इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा आर का सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा आर का कर लेते चलो देख इस लेते अपन पहले ये वाला आर है इससे डिनोमिनेटर को भिड़ाओ बच्चों कुछ ताने लेने का पहले आर स्क्वायर प्लस 48 रूट 3 R ये ऐसा का वैसा लिखा आणि अब डार्क ग्रीन कलर में ये आर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ 2R × R 2R² प्लस 48 रूट 3 R वापस से और फिर ये नीचे का जो डिनोमिनेटर है फेंको उधर 48 रूट 3 की तरफ उधर जाके वो क्या हो जाएगा 48 रूट 3 × 2R 96 रूट 3 R और 48 रूट 3 × 48 रूट 3 48 का स्क्वायर कितना है बल चल 48 रूट 3 का स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं अपन उसको अब देखो आर स्क्वायर और 2R² 3R² 48 R हो गए 96 रूट 3 R इज इक्वल टू 96 रूट 3 R प्लस 48 रूट 3 का स्क्वायर ये कटा समझ रख सबको आणि ये देखो 3R का स्क्वायर इज इक्वल टू आया 48 रूट 3 48 रूट 3 का स्क्वायर तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई ये 3R² को ऐसे लिखो 2 मिनट के लिए 3R² को ऐसे लिखो √3R का होल स्क्वायर √3 3 तो 3 को लिख सकता है √3 है ना तो √3 को √3 का स्क्वायर लिख सकता है समझ रहा क्या स्क्वायर स्क्वायर कट गए दोनों तरफ के अब बचा √3R इज इक्वल टू 48 रूट 3 आर की वैल्यू कितनी आ गई 48 बाहर का कैमरा ऑन कर
भैया तो बाहेर गेलेला आहे. ओके. त्याला त्याला सांग आल्यावरती, तो रुद्र आहे का? हो. रुद्र त्याला आल्यावरती सांग, भैया त्याला खूप कुठून काढणार आहे. हम्म. हे झालं का? 18वा झाला. Two towns, Liari and Perry, are connected by regular bus service, with a bus leaving in either direction every T minutes and moving with same constant speed. हर टी मिनट के बाद बस निकलती है. A man cycling with speed of 20 किलोमीटर per hour in direction from A to B notices that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of motion and every 6 minutes in the opposite direction. इधर से हर 18 मिनट के बाद में एक बस उसको पार करती है, उधर से हर 6 मिनट के बाद में एक बस उसको पार करती है. डिटरमाइन 3 मिनट्स. ये क्वेश्चन है ना, ओरली होता. ये मानुस 20 के स्पीड से उधर जा रहा. इन्होंने ए वालों ने बोला, मान लो कि, हाँ, ये पहले तो इसको उठाओ यानी इसको बीच में लाओ मैदान. 20 kmph. अब इन्होंने यहाँ से बस छोड़ी, इन्होंने भी यहाँ से बस छोड़ी. इधर डायरेक्शन एवरी टी मिनट्स और सेम कांस्टेंट स्पीड. उसकी बस की स्पीड जो है एस ले लो. एस की एमपीएच, एस किलोमीटर पर आवर. अब ये जो एस स्पीड है, अच्छा ये इधर से पीछे से आने वाली बस इस आदमी को ओवरटेक कर रही क्या? इस क्वेश्चन में पढ़ के समझ रहा क्या? बस गोज पास्ट हिम. हमेशा बस आगे निकल जाती है, हर 18 मिनट बाद में एक बस आगे निकलती. तो बस की स्पीड ज्यादा होगी 20 से. तो तुक्का भरने का चाहूंगा एक क्वेश्चन का, तो 20 से ज्यादा भरने का, 21 से 100 में भरने का, 21 से 99 में. समझ रहा क्या? अरे जल्दी टाइम पूछेंगे. जल्दी स्पीड की तो वैल्यू एस लेनी है. अब विषय देखो. अब स्पीड जो है, स्पीड एस जो है वो 20 kmph से ज्यादा है. अगर एक जन 20 से आगे भाग रहा यानी एक जन एस से आगे भाग रहा और दोनों दोनों सेम दिशा में, तो उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी लेने की? 20 - s. समझता नहीं है ना कि? ठीक है. 20 - s ले लो या s - 20 ले लो, एक चलता कोई भी. यानी ये दोनों दोनों जन पास पास में आ रहे. 20 वाला हर एक घंटे में 20 किलोमीटर उधर जा रहा है, ये हर एक घंटे में 10 किलोमीटर इधर आ रहा है. तो ये दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी रहेंगी? 20 + s, s + 20. ठीक है. अभी 18 मिनट और 6 मिनट का क्या करें अपन? अच्छा देखो, ये साइकिल वाला आदमी जो है, इसने एक बस सामने से आती देखी, वो बस चली गई. फिर इसने दूसरी बस सामने से आती देखी, चली गई. फिर तीसरी बस सामने से आती देखी, चली गई. 6 मिनट, 6 मिनट, 6 मिनट, 18 मिनट हो गए. जब ये तीन बसें गई, तब पीछे से एक बस आई जो कि इसको ओवरटेक मारी. ऐसा है ना विषय भानगढ़. तो 20 + s/20 - s, मान लो ऐसे, या 20 + s + 20 ये रेशो. s + 20 बड़ा वैल्यू है ना. ये लगभग लगभग ऐसे रहना चाहिए. फीलिंग से समझ रहे तुम? 3/1 समझ रहे तुम फीलिंग से? कुछ कुछ क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करो. s + 20 = 3s - 60. 2s = 80. एस की वैल्यू 40. बस की वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड की वैल्यू. डिटरमाइन टी इन मिनट्स. तो हर कितने कितने देर में वो बसा छोड़ रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए. विशेष क्रेजी हुए क्वेश्चन करो. नहीं, इतना कट नहीं करेंगे, होगी बहुत मेहनत है.
with a bus leaving in either direction every t minutes and moving with same constant speed. A man cycling with a speed of 20 kilometer per hour. डिस्टेंस क्या है उस, कैसे क्या, कौन थे ये, ए और बी में, कैसे कुछ दिया नहीं ना, ए और बी में वो बस किधर से कितना पहुंच रही। नहीं 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 नहीं, नहीं रे भैया। बस अगर 40 से निकल रही तो जो 20 से आदमी चल रहा उसको वो बस खुद के तरफ 60 से आते टाइम दिख रही, क्योंकि चलने वाले को तो यही लगता कि वो रुके वाला है, बाकी दुनिया चल रही, तो वो 20 से जा रहा था संभाजी नगर के पास। संभाजी नगर से ट्रेन आ रही थी 40 से उसके पास, उसको ऐसा लग रहा मैं नहीं चल रहा, तो वो उसकी जो 20 की स्पीड है उसमें डाल के वो ट्रेन ज्यादा ज्यादा नजदीक आ रही, जल्दी जल्दी नजदीक आ रही, ऐसा लगेगा उसको, तो वो बैठे वाला है। तो 40 अन 20 60 से ट्रेन आ रही, और पीछे वाली ट्रेन वो 20 से आ रही है ऐसा लगेगा, क्योंकि ये खुद 20 से आगे भाग रहा है, ट्रेन 40 से आ रही। ये भी बचने की कोशिश मार रही है, ओवरटेक मारने की कोशिश मार रहा है, जबकि वो ट्रेन उसको ओवरटेक मार ही लेंगी, पर फिर भी। तो पीछे वाली ट्रेन इसको 20 से आते टाइम दिख रही, 20 से आने वाली ट्रेन 18 मिनट बाद आती, फिर एक ट्रेन चली गई कि फिर अगली ट्रेन 18 मिनट बाद आती। आणि 60 से आने वाली ट्रेन वो तो हर 6 6 मिनट में जा जाती, हर बार 6 मिनट 6 मिनट 6 मिनट में जा जाती। 60 से आने वाली ट्रेन 6 मिनट में जा जाती, 6 मिनट में जी कितने घंटे, 1/10 घंटे। और 20 से आने वाली ट्रेन हर 18 मिनट में आती, 18 मिनट यानी कितने घंटे, 3/10 घंटे। छः 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 चौरन, हर 6 6 मिनट में बस स्लीप हो रही। ये आंसर है क्या इसका। हाँ ना, हर हर कितने कितने मिनट में बस स्लीप हो रही, तो 6 6 मिनट में बस स्लीप हो रही है। 9 9 में आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन रिविजिट करते, थोड़ी देर से देखते, टाइम वेस्ट होगा अभी इसलिए। क्वेश्चन नंबर 19। इन अ सर्किट शोन वोल्टमीटर एंड एममीटर आर कंसिडर्ड आइडियल इंस्ट्रूमेंट्स, तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होगा इनफाइनाइट, एममीटर का रेजिस्टेंस होगा 0। दिस मीन्स दैट रेजिस्टेंस ऑफ एममीटर, हाँ, एममीटर रीड्स 2 एम्पियर, किधर एम्पियर, 2 एम्पियर, एंड वोल्टमीटर रीड्स 40 वोल्ट। ओके, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1। पहले अपने को पूरा का पूरा नेट सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, ये R1 और 20 जो है पैरेलल में है, तो डायरेक्ट उसका आरपी का वैल्यू बोलो, R1 × 20, 20R1/20 + R1, ये वाली चीज, फिर R2, और फिर 25। क्या ये तीनों की तीनों सीरीज में है? और इन तीनों को कितना मिल रहा, 120 वोल्ट मिल रहा। एक बच्चा है पढ़ाई में कमजोर है भैया, उस पर बहुत चिल्ला रहा है, आप बस कर। एक बच्चा है पढ़ाई में मीडियम भैया, उस पर मीडियम चिल्ला रहे, आप बस कर। एक बच्चा है पढ़ाई में बहुत अच्छा है भैया, उस पर थोड़ा सा चिल्ला रहे, आप बस कर। जिसको जितनी गरज है उसको उतना मोटिवेशन मिलेगा ना, समझ रहा क्या। 120 वोल्ट का मोटिवेशन देने का आप लोगों को, आणि R2 को कितना मोटिवेशन मिल रहा है उसमें से 40, 120 का कितना होता है 40 फ्रैक्शन, 1/3, 1/3 मिल रहा है, तुम समझ रहा। तो ये भाई अकेला 1/3 खा जा रहा, 1/3। तो पूरा जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा क्या, पूरी रुकावटें मिलके टोटल रेजिस्टेंस का 1/3 होगा R2। क्या भाषण समझ रहे हो तुम, 4 = 60। नहीं, वो 2 एम्पियर का अलग, 2 एम्पियर का अलग बोले, हाँ पूरा रेजिस्टेंस मिलके ना, हाँ विषय हो गया देखो। V = I × R नेट, नेट रेजिस्टेंस V कितना है पूरा टोटल वोल्ट, 120, करंट कितना भाग रहा पूरे सर्किट में, 2, रेजिस्टेंस नेट कितना हो जाएगा 60, पूरा टोटल रेजिस्टेंस 60 हो जाएगा। तो क्या ये बावड़े 20R1/20 + R1, सब जन ध्यान दो, +R2 + 25, ये पूरा का पूरा मिलके 60 हो जाएगा। अरे भाई लोग तुम समझ रहे कि, ये समझ रहे तुमको, पूरा पूरा रेजिस्टेंस 60 ओहम हो जाएगा। और इसमें R2 जो है, R2 वो 120 का कितना दिमाग कर रहा है, 120 में से 40 तो वो खींच ले रहा है ना खुद के पास में, समझ रहे तुमको।
120 का 40 खींच रहा बोले तो 1/3 खींच रहा, 1/3। 1/3 इसलिए खींच रहा क्योंकि जितने जितने बच्चे हैं पूरे पूरे उसमें से 1/3 खाना वो खाता है, 1/3 वो खाता है। पूरे बच्चे मिलके कितना खाना खाते हैं? पूरे बच्चे मिलके 60 ओहम का खाना खाते हैं, तो 60 ओहम में से 1/3 20 ओहम R2 चे। समझ रहा क्या? 60 का 1/3 है वो। 20 और 25 कितना हो गया? 45। 45 को उधर फेंको, उधर अब क्या बचा? 15 बचा ना। तो 20R1 अपॉन 20 + R1, ये वैल्यू हो गई भैया 15। अब 20 + R1 को फेंको उधर। 20 × 15 300, एंड ये हो गया 15R1। 15R1 को इधर बुलाओ, 20R1 माइनस 15R1। 5R1 = 300। R1 की वैल्यू कितनी हो रही? 60। समझ रहा क्या? क्लियर है क्या? मैंने इस साल 10वीं में करंट पढ़ा था क्या? क्रेजी। डिस्कशन तो बहुत कराए होंगे लेकिन टैलेंट एक्स के पेपर में, इनसेट में, जिधर जिधर सिलेबस में से नहीं था सब। 9वीं का करा था तुमने? DHBBC का 21। A raindrop of mass 10 ग्राम falls from a height of 500 मीटर above the ground। देखो जैसे हाइट पे चले गए, एक तो पोटेंशियल एनर्जी का विषय आ गया। वो रहती है असली मसाले, सच सच। MGH। ये 500, 1 जा 500, 2 जा 10, 10 दशमलव शंबर का आधा 50 जूल की एनर्जी थी उसमें, टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी। है ना? यानी उसमें काइनेटिक कितनी थी? 0। तब तो चालू कर रहा था वो। तो पूरी मोमेंटम में अभी कंजर्व रहनी चाहिए उसकी एनर्जी पूरे इसमें। विस्कस फोर्स दिया है क्या? हाँ साला, जान दो, एनर्जी कंजर्व नहीं होंगे अभी। इट फॉल्स विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू विस्कस फोर्स ऑफ एयर until at half its original height it attains maximum speed of 10 मीटर पर सेकेंड। तो 500 मीटर, 500 मीटर में से कितना मीटर चला वो अभी? हाफ चला। 250 मीटर चला। एंड 250 मीटर तक चलते 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 उसका जो है भैया 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड अचीव कर लिया था वो। For the remaining journey, it falls with this constant speed. Determine the total heat energy generated to the nearest integer during the first half of its fall. हीट एनर्जी कितनी बनी? हीट एनर्जी, एनर्जी बोले तो एक्सप्रेस योर आंसर इन जूल। अरे वो जब हवा से, जैसे एक एस्टेरॉयड आता धरती के अंदर तो आग लगती ना, है ना? वैसे ये भी हीट कर रहा है, ये खुद हीट हो रहा, और वो आते 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 वेपराइज हो जाता है। एक्चुअली बहुत सारे रेन ड्रॉप रहता है इतना बड़ा, वो धरती तक आते 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 इतना बचता है, एक बूंद जितना। इतने बड़े 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 आप लोग पड़े होते, कैसा हुआ था? टपक टपक आंगड़ हो गई थी बच्चों की लगी। सावड़े तो ये बीच बूंद में नहाया होता। तो अभी 10 ग्राम का है भाई ये। तो देखो इसकी मान लेते हैं कि ये चालू होगा गंज 2-4 किलोमीटर ऊपर हवा में, पर आपले को बता रहे कि ये जमीन से 500 मीटर ऊपर चालू हुआ। तो अपन बात करते हैं जमीन से 250 ऊपर और उससे 250 ऊपर। तो मान लेते हैं इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होंगी, अपने को नहीं मालूम पर रही होंगी। और ये 250 मीटर के अंदर अंदर उसको 10 मीटर पर सेकेंड तक ला लिया। बात समझ आ रही है तुमको? 10 मीटर पर सेकेंड तक ला लिया। अब लॉस इन एनर्जी, हीट एनर्जी रहता है, ये तुमको समझता ना, लॉस इन एनर्जी। जब ये जमीन से उतना ऊपर है तो अपन ने इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी ना। कितनी थी इसकी पोटेंशियल एनर्जी? कितनी थी? 50 जूल थी, बरोबर। आणि वो इधर तक आते आते 10 मीटर पर सेकेंड हो गई इसकी। अब इसकी यहाँ पे, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अब जब ये जमीन से 250 मीटर अभी भी ऊपर है, अभी भी ऊपर है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई इसकी? अभी आधी हो गई, आधे हाइट पे है तो mgh/2। तो अभी वो 25 हो गई। और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? वो है हाफ इंटू इसका मास। मास कितना भैया इसका? 10 ग्राम। समझ रहा क्या? इंटू इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी हो गई इधर आके? 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होता, 100 × 0.01 हो गया वो। यानी एक का हाफ। आप ये 25.5। तो 50 जूल से भाई की एनर्जी हो गई 25.5।
यानी रुको 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 रुको, उधर उसकी सिर्फ 50 नहीं थी, उधर उसकी थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी भी थी यू के वजह से, थी ना। कुछ तो भी उसकी इनिशियल वेलोसिटी मानने की ना अपने को, जीरो से डी एक्सेलरेट थोड़ी होता कोई, वो तो ऊपर चल जाता फिर अंतरिक्ष में। समझ रहे तुमको, वो किस तो उसकी कोई तो भी इनिशियल वेलोसिटी थी जो कि अपने को वास्तु से ढूंढनी है। तो यू ढूंढना है, वी मालूम है और एस मालूम है, यू ढूंढने का है। क्या करें अपन, क्या करें भैया। एक तो आंसर 24.5 आने को होना था भाई साहब, 25 है कैंसर। रेन ड्रॉप ऑफ मास, अरे यार इतना मेहनत से लिखा था, कट करो। फॉल्स फ्रॉम हाइट 500 मीटर above the जमीन, it falls with decreasing acceleration due to viscous force of air until at half its original height it attains maximum speed of 10 मीटर पर सेकेंड। For the remaining journey it falls with constant speed, determine the total heat energy generated to the nearest integer। इधर वो कुछ कंजर्वेशन फिंजर्वेशन लगाने का नहीं, क्योंकि विस्कस फोर्सेस है, तो एनर्जी का कोई कंजर्वेशन होने वाला है नहीं। ऊपर थी 50 जूल, नीचे 25 नहीं, हाफ ही पोटेंशियल एनर्जी। 250 मीटर पे आने के बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी बची थी और काइनेटिक एनर्जी इतनी बनी थी, तो टोटल एनर्जी इतनी बची थी। ऊपर का निकलना है अपने को, कैसे निकलेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए, कितना चलो, -250 चलो ना। यू कैसे निकाल सकते हैं अपन, वहां पे उसकी यू कितनी थी। ए इज इक्वल टू -10, नहीं ना जी, ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी तो स्पीड बढ़ाती ना भैया। इसकी तो बहुत स्पीड थी, फिर उधर से इसकी स्पीड कम 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 होती गई। हम्म, ये 21 का सॉल्यूशन देखा था तुमने, गूगल विगल मारा था किसने, कल घर पे सॉल्व नहीं किया पेपर। 24.5, 24.5 का सिग्निफिकेंट एग्जैक्ट देख लेते ना अपन, एग्जैक्ट क्या था। जेमिनाई पे डाल के 24.5 आ रहा है। 1 मिनट रुको। टू फाइंड टोटल हीट एनर्जी, देखो ये क्या है, डायरेक्ट में रीड करते जा रहा। अरे उसने वही करा जो अपन ने करा, 24.5 आंसर आया भाई का। इसने गेन इन काइनेटिक एनर्जी भी निकाला है। 24 आंसर इसका, क्वेश्चन का। 25 ही वाला है नहीं प्रकाश के आंसर की में, 24.5 निकला भाई ने आंसर। और वही सेम चीज करी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और माइनस काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी में कितना चेंज हुआ। वो उन्होंने ये करा है, जैसे तुम बच्चों को 9th में सिखाते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जब छोड़ा नहीं था तो उसमें सिर्फ सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर उसको जब छोड़ दिया, बीच में था वो, तो उसके पास थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी भी थी, और साथ ही साथ उसके पास थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी भी थी, बरोबर ना। और जब वो एकदम नीचे आ गया तो पोटेंशियल गायब हो गई, निस्ती काइनेटिक बची। लेकिन किसी भी वक्त टोटल एनर्जी सेम ही थी उसकी, ऐसा बोलते हैं ना, टोटल एनर्जी सेम ही थी। तो जब वो जमीन से 500 मीटर ऊपर था, तो उसकी एनर्जी अपन लेंगे मास, उसका मास कितना है, 10 ग्राम, बोले तो केजी में कितना है, 1000। मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। अपन ने इसको सॉल्व किया था,
और अपने पास आंसर आया 50। 50 क्या, 50 जूल। जब भी कोई पार्टिकल सबसे ऊपर वाले हाइट पे होता है तो उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अभी उसने भागना चालू नहीं किया, ऐसा हमने माना था। फिर जब वो बीच में के पॉइंट पे आया, ये 250 मीटर हाफ हाइट पर आया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएंगी, mgh। एम तो वही था, ग्रेविटी भी 10 थी, और हाइट हाफ हो गई, 500 की 250 हो गई, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 25 जूल हो जाएंगी। बात समझ आ रही है क्या तुमको? और इस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी है ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई है ना उसके पास में। कितनी आ गई, इतनी आ गई है। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई, तो हाफ इंटू उसका मास। देखो ना, जब वो बीच में होता है तो पोटेंशियल भी रहती है, काइनेटिक भी रहती है ना उसके पास में। समझ रहे ना तुमको, काइनेटिक भी रहती है ना उसके पास में, हाफ इंटू ए। काइनेटिक कितनी लेने के भैया, हाफ इंटू मास। मास कितना अपने रेन ड्रॉप का, 0.01। 10 ग्राम ना, मतलब 0.01 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी हो गई है 10 अभी का स्क्वायर। तो ये पूरा सॉल्व होके कितना होता है उसका, 0.5। तो 25 और 0.5, तो यहाँ पे कितनी हो गई, 25.5। अरे भैया शांत रहिए। तो अपना रेन ड्रॉप जब एकदम ऊपर के हाइट पे था, तब सबको बोल रहा था, पूरी दुनिया को, कि देखो मेरे में 50 जूल की एनर्जी। नीचे आते आते अब एनर्जी तो कंजर्व होनी चाहिए थी, ये हमने 9th के सिलेबस में पढ़ के रखा है, पर कंजर्व नहीं हुई, इसकी 25.5 हो गई। तो जो गई वो किधर गई, वो हीट एनर्जी में गई। 50 माइनस 25.5 तो 24.5। तो इधर भानगड़ी हो जाए विषय अलग। अब ये 24.5 किसके ज्यादा नजदीक है? हाँ, तो वो पॉइंट लगा कि वो सिग्निफिकेंट वैल्यू में वैसे रहता है ना, 5 अगर लग गया तो नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करना। वो फिफ्थ सिक्स्थ में रहता नहीं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में। तो 24.5 का राउंड ऑफ 25 होगा। पर ना ये थोड़ा क्वेश्चन ना गलत जैसा था, गलत फ्रेमवर्क में था क्वेश्चन। ये लग के आ गया, पर क्वेश्चन थोड़ा ये चैलेंज हो सकता है क्वेश्चन की, तुमने क्वेश्चन इज गलत बना के डाला। A सर man is sitting ग्रॉक पे on वो boat। ग्रॉक पे बोल। एग्जैक्ट 24 दे रहा हुआ आंसर। हाँ, 24.5 का नियरेस्ट आंसर 24 आना चाहिए ना। सर वो और उसमें वो इधर ऐसा है बोलेला है। उसमें, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, एक हाँ 0.5 का फैक्टर आता वो। हाँ हाँ। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। अ मैन इज सिटिंग इन अ बोट, द टोटल मास ऑफ मैन एंड बोट इज 400 kg। अच्छा, आदमी बैठे वाला है, शायद ये फटने वाला है। अब्दुल है, नहीं? नहीं क्या? ही बिगिंस टू पुल ऑन हॉरिजॉन्टल रोप टाइड ऑन अ ट्री टू द बैंक। अच्छा, वो झाड़ को रखे वाली है, और वो रस्सी से वो खुद को खींच रहा। द मैन पुल्स विद अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। झाड़ वो रस्सी को खींच रहा 100 न्यूटन, तो रस्सी भी उसको खींच रही विथ 100 न्यूटन। समझ रहा? रस्सी भी उसको खींच रही 100 न्यूटन, और क्योंकि ये तालाब में नीचे कोई, अब मान लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, यानी इसकी भैंस मिलके है 400 kg की, तो इसका एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास अपॉन एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, 1/4, 0.25। ये पेन बहुत ही झूठे वाला है। एक्सेलरेशन इतना आएगा। As a result of which the boat begins to move on water, what is the power developed by the man at the end of third second from the beginning of the motion? पावर से है पावर। वो पावर किसको बोलते हैं, वर्क अपॉन टाइम। बेसिक डेफिनेशन पावर की है ना, वर्क अपॉन टाइम। वर्क किसको बोलते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितने का लग रहा है भाई, 100 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 3 सेकंड में निकालना पड़ेगा अपने को, विषय है वो। एस इज इक्वल टू यू टी, यू जीरो था, प्लस हाफ, चलना भैया, हाफ ए। ए को मैं 0.25 की जगह 1/4 लिख रहा, टी का स्क्वायर कितने टाइम का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, एंड ऑफ द थर्ड सेकंड ना। ये इतना हो गया तुम्हारा, ये इतना ऊपर लिखोगे तुम, और नीचे टाइम क्या लिखोगे, टाइम लिखोगे 3 सेकंड। तो समझ, अरे वही वही वही, ऊपर ब्रैकेट दे एक जगह लाइन बन रही। ये समझ रहा तुमको, ये विषय को तुम यहाँ पे रखोगे, तो 100 न्यूटन इंटू वो ब्रैकेट अपॉन 3, ऊपर 3 का स्क्वायर हो रहा ना, एक 3 को और एक 3 को काट दो। तो अब तुम्हारे पास क्या बचा, हाफ इंटू 4 म्हणजे 1/8, 1/8 इंटू 100 इंटू 3। कितना है, 100/8 कितना होता है? हाँ, 300/8 करो ना, आधा का आधा का आधा, 300 का आधा 150, 75, 37.5।
आंसर क्या दिया है? नहीं ना, वैट में आंसर आया ना। तो 37.5 आंसर क्या दिया उन्होंने? 37, 75 करके रखा। भैया वो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और नीचे टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी हो जाएगा। और एक्सेलरेशन 0.25 आ रहा, तो उसको 3 अरे से हाँ डिवाइड बरोबर। करके वेलोसिटी, तो उसका वैसे वैल्यू रखेंगे तो 75 आता है। बरोबर। वो उस टाइम की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो जब थर्ड सेकंड खत्म होने पे आ रहा। एक फॉर्मूला मैंने पहले लिखा के दिया है ना तुमको, कभी तो भी हुआ ही ये विषय एक बार। फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये पावर का फॉर्मूला, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो बरोबर था, फोर्स है 100 न्यूटन का। और थर्ड सेकंड पे एंड पे वेलोसिटी निकलनी, थर्ड सेकंड के एंड पे, है ना, वेलोसिटी एट द थर्ड सेकंड, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए कितना था? 1/4। एंड टाइम कितना लगा? 3। बरोबर, ऐसे हो। 3/4। ये वाला रॉन्ग इसलिए है क्योंकि अपने को ना इंस्टंटेनियस, उस इंस्टेंट पे पावर पूछी है। उस वो थर्ड सेकंड पे पावर कितनी, ये नहीं पूछा कि 3 सेकंड में उसने कितना काम किया। बोल रहा उतवे सेकंड पे कितनी पावर एग्जर्ट कर रहा हो उस एक पल के लिए। उसके उसके पहले वो पावर नहीं रहेगी, उसके शायद बाद में वो पावर नहीं रहेगी, बस उस पल पे उसकी कितनी पावर है, कितने कितने जोर से काम कर रहा हो। ठीक, ये वाला। हो, ये एंड ऑफ स्पेसिफिक, एक एंड ऑफ थर्ड सेकंड ना पूछा था ना, नॉट इन द 3 सेकंड्स। व्हाट इज पावर डेवलप्ड, व्हाट इज वर्क डन बाय मैन इन द 3 सेकंड्स, इन इनिशियल 3 सेकंड, ये बोला। ऑन दैट, ऑन द एंड ऑफ थर्ड सेकंड, उतने एक पल के लिए वो कितना कर रहा। इंस्टंटेनियस पूछा है इसलिए वो वेलोसिटी वाला लेंगे। ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे क्या तुम? और ये ध्यान रखना, फोर्स इंटू वेलोसिटी तब लेने का, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वो एक इंस्टंट पे अगर पूछ रहे हैं, जैसे इंस्टंटेनियस स्पीड रहती है ना, गाडीची स्पीड आता किती आहे सांग, सुरूपासून किती होती, ऍव्हरेज नको सांग, आत्ता किती आहे सांग। ठीक, ये वाले के लिए। आणि सुरूपासून किती उसके लिए, एवढा क्या? बोला 23। ये आया था क्या? नहीं चाहिए वो इतना लाइट करंट, 6 घंटा 40 मिनट। An opaque disc of diameter 66 millimeter is floating on a liquid of refractive index root 5. Refractive index root 5. The liquid is filled in a wide vessel, बहुत बड़ा है, to a depth of 3.3 सेंटीमीटर। 3.3 सेंटीमीटर बोले तो 330 मिलीमीटर। इतना गज से 33। अच्छा अच्छा, ये समझ रहा। 33 मिलीमीटर के हाइट तक वो लिक्विड भरे वाला है। A point source of light is held in air above the center of the disk at a height of 3.3 सेंटीमीटर above it। अरे यार क्या इजी क्वेश्चन था भाई, ये क्यों गलत करा भाई तुमने? क्वेश्चन तो पढ़ लेते थे तुम, लाइट देख के डर जाते साले पहले से। हाइट 3.3 सेंटीमीटर अबाव, तो ये वापस कितना 33 मिलीमीटर ऊपर पकड़े वाला था। एक लाइट सोर्स, टॉर्च, वो अपने फोन की फ्लैश लाइट पकड़े ली थी। अब फोन की फ्लैश लाइट में से लाइट के किरण निकलेंगे। अरे वो किरण बोर्ड के तुम्हारे पास का है क्या? चार्टे में है वो। रिपीट कर रहा हूँ। ओ भाई बुरा हो गया उसके साथ। सपना टूटा है। डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ शैडो फॉर्म्ड ऑन द बॉटम ऑफ वेसल, इतना समझता। आप देखो ये ओपेक डिस्क है, इससे लाइट का किरण अगर ओपेक डिस्क पे पड़ा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बाहर की दुनिया में चले जाएगा। समझता क्या? लेकिन अगर ये ओपेक डिस्क के बाउंड्री को कटा हुआ रहा, एकदम बाउंड्री, एक लाइट का किरण अगर एकदम बाजू से गया तो नीचे जा सकता था। समझ रहा तुमको? ऐसे साइड से जाता तो नीचे जा सकता था ना लाइट का किरण। हाँ, पर जैसे जो लिक्विड में, अभी विषय वही है ना, जैसे जो लिक्विड में घुसेगा वैसे लिक्विड उसको क्या करेगा, झुका देगा साला। समझ रहा तुमको? लिक्विड उसको झुका देगा, जिधर उसको जाने का था उधर नहीं जाने देंगे लिक्विड उसको। बात समझ रही तुमको?
पूरा जिधर उसको जाने का था उसको लिक्विड उधर जाने नहीं देगा, तो जितने फैक्टर से झुकाएंगे वो फैक्टर दिया है √5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही तो फैक्टर रहता है ना, जितने से वो झुकाएंगे लिक्विड उसको। तो रुको अभी डॉट डॉट बनते रहेंगे इधर। अब अपने को खाली इधर मैथ्स मैथ्स लगाने का भैया, बात कुछ भी शेष नहीं अपने पास। अभी तुम देखो, ये हाइट कितनी थी नीली नीली, 33। तो इसका रेडियस कितना था, 33, बरोबर ना। अब ये हाइट कितनी थी नीली नीली, पानी के अंदर वाली, 33। तो ये कितने दूर जाना चाहिए था गुलाबी गुलाबी, 33, अगर पानी नहीं होता तो। लेकिन पानी की वजह से झुकेगा ना ये। अरे, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, RHS, कुछ भी देख ले तू, SAS देख ले, 33 33 90, 33 33 90, दिख रहा ना, पक्का। अब देखो ना, ये जाना चाहिए था इतना 33 दूर, लेकिन √5 के फैक्टर की वजह से झुकेगा। अब अपने को बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ध्यान से देखना। लाइट घुसी, लाइट घुसी, अब जो लाइट घुसी उसको मैं डार्क बोल्ड ड्रॉ करने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखना। ये काले, ये घुसने वाली लाइट, ठीक है, ये काले, ये घुसा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन क्या है, घुसने वाली लाइट और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, पक्का ना, समझ रहा ना। और क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री का है क्या, समझ रहा क्या तुमको, पक्का। देखो जेड दिख रहा है इसलिए मैंने बाहर आए तो अंदर आए लिख दिया, और अंदर वाला है क्या है, 33/33, सॉरी सॉरी सॉरी, वन, हाँ 1/√2, 45 डिग्री आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना वो। सेम, बेस 33 और हाइट 33, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको समझ रहा है ना। तो साइन आई की वैल्यू जो है अपने पास, साइन आई की वैल्यू अपने पास है 1/√2। और अपने को निकालने का है, अब साइन आर देखते भैया। अब ये लाइट जाने वाली थी उस दिशा में, लेकिन ये झुकी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या रहता है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, इसको अपन आर बोल सकते हैं, आर, बरोबर। तो साइन आर की वैल्यू क्या होगी, अब देखो ना, साइन आर जिधर भी है बच्चों, साइन आर इसको तुम एक्स मान लो, ये नीचे वाले भटूरे को इसको एक्स मान लो, इसके को एक्स। तो क्या वो एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, समझ रख तुमको। साइन आर इज इक्वल टू, उसकी हाइपोटेन्यूज को है क्या, मतलब वो रेशो को, जैसे अपन वो नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में M:n मानने की जगह K:1 मान लेते, K:1। तो साइन आर की वैल्यू को एक्स मान लो डायरेक्ट, हाइपोटेन्यूज अज्यूम कर लो कि 1 है। 1 है नहीं वो सच्ची में, पर समझ रहा, भावना पूछ रही फ्रैक्शन में, वो फ्रैक्शन को एक्स मानो। तो साइन आई अपॉन साइन आर ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है क्या, तो 1/√2/x, 1/√2/x, क्या इसकी वैल्यू √5 के बरोबर रहेंगी, समझ रख सब बच्चों को। अब इसको जरा सा सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। तो 1/√2 टाइम्स x इज इक्वल टू √5। x की वैल्यू कितनी हुई, 1/√10। 1/√, में चलना भाई, ओई शांत रह रही। अब इधर देखो, x क्या था, x साइन आर था, सब जन बोर्ड पे ध्यान देना, मैंने वो गुलाबी ट्रायंगल निकाला। अब क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट आ गया, अब क्वेश्चन खत्म होने में। ये r देखो, r एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, r साइन r मतलब सामने वाली साइड 1 और हाइपोटेन्यूज √10। तो मेरे को बताओ बेस कितना रहेगा भैया, अगर वो 1 है और वो √10 है तो बेस कितना रहेगा भैया, 3 रहेगा, 3। √10 का स्क्वायर 10 -1 का स्क्वायर 1, 10 -1, ये समझ रहा 3। अब ये क्या तुम बच्चों को समझ रहा क्या, ये भानगढ़ में ये 3 है, रेशो वाइज है, रेशो वाइज, रेशो वाइज ये 3 है। तो
ये 3 है, रेशो वाइज ये 3 है, और जब जब ये 1 है तो ये 3 है, ये 1 है तो ये 3 है, लेकिन ये तो 3 नहीं है, ये तो 33 है। तो ये नीचे का काड़िया काड़िया 1 नहीं होगा, वो भी जैसे 3 का 33 हुआ 11 टाइम्स, तो ये भी 11 होगा, इधर से 11, फिर जितनी वो डिस्क थी उतनी तो सावली नीचे रहेंगी, आणि उधर से 11, इधर से 11, समझ रहे हो तुमको, जितनी वो डिस्क है उतना तो 66 रहेंगे बीच में, इधर से 11, 88। समझा क्या? इजी क्वेश्चन था ये तो मुगत छोड़ देते लाइट का कुछ बान कर देख के, ये तो सिंपल प्लेन रिफ्रैक्शन था। और इस चीज का मतलब तुमको समझ आता है क्या, साइन है अपॉन साइन आर इच, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वो साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन इच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है। बेसिक्स है एकदम, अतिशय। चल कोई बात नहीं, अगला ले ले। 23, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ सम वेलोसिटी। कितने भैया, और 3 ही बचे क्या? An object is thrown upward from the ground with some velocity. Assume the air friction acts on body such that force of friction is always one-fifth the weight of body. Let T1 be the time of ascent and T2 be the time of descent of the body. एक ऑब्जेक्ट को जमीन से भी वेलोसिटी से ऊपर फेंका, उस पे लग रहा था एयर फ्रिक्शन, सच दैट एयर फ्रिक्शन इज ऑलवेज one-fifth द वेट ऑफ बॉडी। तो बच्चों, जब ये गोलियां ऊपर जा रहा था, अपन ने इसको फेंक तो दिया, लेकिन इस पे नीचे कौन लग रहा था, इसका वजन इस पे नीचे लग रहा था क्या? अच्छा, और क्या इसके साथ में ये जा किधर रहा था, ऊपर? तो ये जिधर जा रहा था एयर फ्रिक्शन उसके अपोजिट में लगता है, और कितना लगता है? इसका जितना वजन है mg, उसका 1/5, है ना? तो इस पे नीचे दो दो फोर्स लग रहे थे क्या, mg और 1/5 mg, म्हणजे 6/5 mg इस पे किधर लग रहा था, नीचे लग रहा था। सब बच्चों को समझ रहा क्या, इस पे फोर्स लग रहा था, फोर्स। कितना फोर्स लग रहा था, 6/5 mg, इतना फोर्स इस पे नीचे लग रहा था। और फिर भी ये ऊपर तक गया क्योंकि अपन ने इसको फेंक दिया था, कितने तो इनिशियल फोर्स से अपन ने फेंका था, जिसके कारण इसमें एक वेलोसिटी आई थी v। और वो v वेलोसिटी तब जब तक जीरो ना हुई, वो v वेलोसिटी ऊपर जाते जाते जब तक जीरो ना ही हुई, तब तक ये चल ही रहा था। उस टाइम को अपन बोलेंगे t1। v को जीरो होने को जितना टाइम लगा उसको अपन बोलेंगे t1। बात समझ आ रही क्या सब बच्चों को? अब कैसे निकालने का t1? तो सब जन एक बात देखो, ऊपर जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई, तो मैं v की वैल्यू, वास्तु में फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू जीरो ले सकता हूँ। सब बच्चों को समझ रहा है कि मैं वास्तु में फाइनल v वेलोसिटी की वैल्यू जीरो ले सकता हूँ। और इसका अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो गोला है अपना, इस पे अब भी फोर्स कितना लग रहा है, अब भी फोर्स कितना लग रहा है? 6/5 mg, इतना उस पे फोर्स लग रहा, फोर्स रहता मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है अपने घोड़े का, m, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 6/5 g, इतना एक्सेलरेशन होगा। तो अपने को v की वैल्यू मालूम है कि फाइनल वेलोसिटी जीरो होने वाली है। अपने को एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी अभी सूत्रों के हवाले मालूम पड़ी है कि वो है 6g/5। और क्या इससे, और अपन ने उसको सम वेलोसिटी से फेंका था, क्या अपन इससे t1 टाइम निकाल के रख सकते हैं, उसको कितना टाइम लग रहा है ऊपर जाने में? निकाल सकते हैं अपन, पक्का? समझ रहा ना? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू, यू को यू मान लेते हैं ना अपन, प्लस ए। ए क्या एक्सेलरेशन कितना है, -6g/5। नीचे की दिशा में लग रहा है ना, वो नीचे खींचने की कोशिश कर रहा ना, यू तो अपन ने ऊपर फेंका था उसको, -6g/5 इंटू t1। क्या सारे बच्चों को ये भाषण समझ आ रहा क्या? चेक करो बार क्या। आणि अगला, अभी अगला निकालते हैं अपन, अगला केस।
अब वो ऊपर के पॉइंट पे पहुंचा, फिर उधर से वो नीचे आना चालू किया। किधर आना चालू किया? नीचे आना चालू किया। ग्रेविटी उसको किधर खींचना चाह रही थी? ग्रेविटी नीचे कितने फोर्स से? mg के फोर्स से। यानी वो आ रहा था नीचे, तो वो जिधर जा रहा था उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो थी, किसी की भी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होती है, फ्रिक्शन हमेशा किधर लगता है? उसके अपोजिट में लगता। तो वो आना चाह रहा था नीचे, वो आ रहा था नीचे, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? ऊपर। कितना रहता फ्रिक्शन? उसका जो वेट है mg, उसका 1/5। बात समझ आ रही क्या? तो इस पे नेट फोर्स, एक जन इसको mg से खींच रहा, दूसरा जो है 1/5 mg से उधर दूसरी तरफ खींच रहा, तो नेट फोर्स इस पे 4/5 mg हो जाएगा क्या? ठीक है, नीचे की तरफ 4/5 mg हो जाएगा क्या इसके ऊपर नेट फोर्स? भाषण समझ आ रहा है ना सब बच्चों को? अपने को टाइम नहीं लेना चाहिए था क्या? कि क्या यू नहीं लेना चाहिए था? ऐसा कोई इक्वेशन है, पर वो फिर डिस्प्लेसमेंट आ जाता था। अपने को, हाँ बरोबर, हाइट 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 से मैं तो उलट अपने को हाइट लेनी चाहिए ना यू के जगह पे। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें यू नहीं आता पर हाइट आती? यू नहीं आता पर हाइट आती। एस इज इक्वल टू वीटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर। वो है ना? हो ना, वही है ना यार। होता क्या? इस पे तो जल्दी चलने को है ना भाई, अभी डीपर ही एकदम। एक था अपना पार्टिकल, अपन ने उसको जमीन से कितनी तो भी वेलोसिटी से फेंका, जैसे ही वो थोड़ा ऊपर गया, तो अपने को ये मालूम पड़ा कि इसका वेट तो इसको नीचे खींच ही रहा है, लेकिन हवा का फ्रिक्शन भी 1/5 mg से इसको नीचे खींच रहा है। यानी कुल मिला के असुरी शक्तियाँ 6/5 mg से इस पार्टिकल को नीचे खींच रही है। क्योंकि इस पार्टिकल का मास m है, तो फोर्स रहता मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स है 6 mg/5 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो कट हो गया और एक्सेलरेशन इज कितना आ गया? 6/5 g, नीचे की दिशा में। और नीचे की दिशा में चलते हुए, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की दिशा में था, तो थोड़ी देर में इसकी वेलोसिटी हो गई 0। उस वेलोसिटी को लेके अपन ने एक इक्वेशन लिखा कि v इज इक्वल टू यू मान लेते हैं कि u प्लस ए था माइनस, नीचे की दिशा में था ना 6g/5, तो -6g/5 इंटू टाइम t1। या तो अपन या तो अपन दूसरा इक्वेशन लिख सकते हैं कि ये कितने हाइट ऊपर गया। मान लो कि ये h हाइट ऊपर गया, इनिशियल स्पीड थी कुछ तो भी इसकी वजह से गया, लेकिन फाइनली क्या तुमको ये याद है क्या? एस इज इक्वल टू वीटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर। ये भानगढ़ याद है तुम सबको? ठीक है, तो ये लिखते हैं एस डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका एच, वी कितनी थी फाइनल वेलोसिटी 0, माइनस लिया हाफ लिखा, ए लिखा, एक्सेलरेशन कितना था? एक्सेलरेशन तो उसका नीचे की दिशा में लग रहा था -6g/5 इंटू टी1 का स्क्वायर। ये भानगढ़ समझ रख सब बच्चों को, ये इक्वेशन ध्यान रखना। माइनस माइनस प्लस, आणि हाफ 6 3g/5 इंटू टी1 का स्क्वायर। ये भानगढ़ ध्यान रखोगे क्या बच्चों तुम? ये क्यों ध्यान रखने का? अब देखो जलवा। अब अपना पार्टिकल क्रिश की रफ्तार से नीचे आना चालू हुआ, तो वजन तो उसको नीचे खींच रहा था, लेकिन अब वो नीचे आ रहा था, तो अब हवा का फ्रिक्शन किधर लग रहा था? ऊपर। 1/5 mg ऊपर लग रहा था। बोले तो नेट फोर्स उस पर कितना लग रहा था? नेट फोर्स सिर्फ 4/5 mg नीचे की दिशा में, तो उसकी ग्रेविटी एक्सेलरेशन भी कितना हो गया था? 4/5 g, लेकिन नीचे किस दिशा में? तो माइनस का एक्सेलरेशन। और वो कितने हाइट नीचे आया? जितनी हाइट गया तो उतनी हाइट नीचे आया। कौन कितने हाइट नीचे आता? अब अपन एक फॉर्मूला लगा लेंगे वास्तु का, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भैया अब यू क्यों ले रहे हो? अरे भैया अपन सबसे ऊपर वाले पॉइंट से अब सबसे नीचे लाने पे बैठे ना उसके, तो जो ऊपर वाले पॉइंट पे अब उसकी वेलोसिटी है, वो इस केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो गई ना, है ना? वो इनिशियल हो गई, और नीचे आते आते उसकी कुछ तो फाइनल होंगी। बात समझ आ रही है क्या तुमको? कितनी हाइट चलने वाला आपला वीडू? एच, लेकिन डिस्प्लेसमेंट लिख रहे तो -h नीचे आ रहा ना, -h इज इक्वल टू यू टी। यू कितना है भैया? 0। सबसे ऊपर के पॉइंट पे यू कितना है? इनिशियल वेलोसिटी 0। वो उतना केस देख रहे हैं अपन, इधर से उधर नहीं देख रहे, ऊपर से नीचे से ऊपर से नीचे नहीं देख रहे, ऊपर से नीचे देख रहे सिर्फ, तो वो वाली इनिशियल वेलोसिटी 0, यू टी गायब। प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है नीचे की दिशा में? -4/5 g। समझ रहा क्या? इंटू टी टू का स्क्वायर। अरे भाषण समझ रहा है भैया? अब सब जन इसको सॉल्व करो। ये हाफ इंटू -4, हाफ इंटू -4, ये माइनस माइनस तोड़ गया दोनों तरफ का, है ना? और कितना बचा? 2/5, 2/5 g इंटू टी टू का स्क्वायर। ऐसा बचा भैया? चेक करो और भैया नक्की समझ रख सब बच्चों को। और अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा था? T1/T2 का स्क्वायर, ऐसा है ना? T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर। तो बल्ले बल्ले यशुदी, बल्ले बल्ले, इसको दोनों को रेशो को डिवाइड करो, डिवाइड। तो एच और एच, एच अपॉन एच कितना हो जाएगा बच्चों?
1। और ये G/5 और G/5 कट जाएगा, और अपने पास 3/2 आएगा कि 3/2 इंटू T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर। चेक करो, सब बच्चों को यहाँ तक समझ रहा क्या? चेक करो, ऊपर 3 बचेगा, नीचे 2 बचेगा, 3/2, और वो H/H 1/1 हो जाएगा। और ये 3/2 को दूसरी तरफ फेंको तो 2/3 हो जाएगा। 2/3 किसकी वैल्यू बच्चों? T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर की। लेकिन अपने को तो ये पूछा नहीं, अपने को पूछा n = 30 इंटू T1 का स्क्वायर इंटू T2 का स्क्वायर। n = 30 इंटू T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर, 2/3। आंसर 20। कारण पूरा सॉल्व करना है। प्रकाश में लाइट के क्वेश्चन इजी रहते भैया, वो छोड़ने का नहीं। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा इन्वॉल्व रहेंगी उसमें, इधर तो भी भसड़ भुसड़ मचा के वो ट्रिग्नोमेट्री डाल देंगे, तो शांति से सोचते बैठने का, ज्योमेट्री से करते बैठने का, गिव अप नहीं करने का। हाँ, लेंस भी तो आता है लेकिन। डन। लिखने का नहीं, हाँ वो बाद में लेक्चर में रिकॉर्डिंग में। ये देखो भाई, क्या है ये भानगढ़? अ मास m1, किधर m1, हाँ, इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रीक। चलने वाला है कि जल्दी नाटक कर रहे हैं वापस? सीधी सीधी लाइनें चाहती अभी, मैं इतना बड़ करा था मैं तब भी। रुको, क्वेश्चन पढ़ लेते फिर उधर देखते। मास ऑफ, आई आवाज मत करो भैया। मास m1 1 किलो, सस्पेंडेड फ्रॉम लाइट स्ट्रिंग टू फॉर्म अ सिंपल पेंडुलम। ओके, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 2 मीटर, इट टेक्स असाइड 60 डिग्री। लोएस्ट पॉइंट m1 कोलाइड विथ स्टार्ट स्टेशनरी मास 200 ग्राम, इसका 1 किलो। आफ्टर कोलिजन m1 ताबिंग m2 गोइंग, द ग्रेजुअल कर्व्स अप बिकम्स वर्टिकल, कैलकुलेट द हाइट to which m2 will ultimately rise above the ground level, express your answer in meter, and regulate air resistance सर। फ्रिक्शन तोड दो। 201/62, सगळे शांत बसा। 200, अबे साला एक कोणता बी नाही, हाँ एक येतात। 62, 2 मीटर। अभी देखो ये 60 डिग्री है और 2 मीटर है, तो तुम एक काम करो, ये यहाँ पे भानगढ़ निकालो, ये 90 डिग्री चेपो यहाँ पे। बोलो 60, 2 मीटर, तो 30 के सामने कितना भैया? 90, 30 के सामने 1 रहता ना, समझ रहे हो तुमको नक्की? अच्छा, धागा कितना लंबा है? 2 मीटर का। तो अगर धागा, काला काला धागा वहां पे 2 मीटर का है, तो काला काला धागा यहाँ पे 2 मीटर का होगा। पर यहाँ पे तो लालम लालीच 1 मीटर है, तो नीचे का काला काला कितना बचेगा? 1 मीटर। बोले तो जमीन से कितना ऊपर है 1 किलो का घोड़ा? 1 मीटर ऊपर है। तो 1 मीटर ऊपर है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होंगी क्या? एम, उसका मास 1 kg इंटू जी इंटू एच। क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी 10 है? अभी उसको पकड़ के रखा, भाग रहा नहीं, वो काइनेटिक है क्या उसमें? नहीं। लेकिन बाय द टाइम वो नीचे आएगा, ये सारी की सारी पोटेंशियल काइनेटिक में बदल जाएंगी क्या? समझ रहा है तुमको? क्योंकि जब वो नीचे आएगा, जब वो अपने घोड़े को टकराने वाला रहेगा, तब वो जमीन की पप्पी ले रहा होगा पहले जो, मतलब जमीन से उसकी हाइट रहेंगी क्या कुछ भी? बात समझ रहे हो तुमको? हाइट नहीं रहेंगी तो उसकी पोटेंशियल खा जाएंगी ना। यहाँ पे उसमें ओनली पोटेंशियल है, यहाँ पे आते आते ओनली काइनेटिक बचेंगी। ये समझ आ रहा है क्यों काइनेटिक बचेंगी, पोटेंशियल क्यों नहीं रहेंगी? क्योंकि उस जमीन पे आ गया ना, एच जीरो हो गया ना उसका। पहले H 1 मीटर था, उसको तुमने ऊपर उठा के रखा था, अब वो जमीन पे आ गया, जमीन पे आ गया, हाइट ही नहीं बची, तो पोटेंशियल जीरो, तो ओनली काइनेटिक। लेकिन जितनी पोटेंशियल थी उतनी काइनेटिक रहेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? हाफ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर।
मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो 1 पता है, लेकिन वेलोसिटी कितनी होंगी ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि उसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होंगी वो पोटेंशियल के बराबर रहेंगी। तो वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया 20। वी कितना हो गया, √20, अभी के लिए √20। बात समझ आ रही, यहाँ तक समझ आ रही है सबको? अब देखो भैया, अब क्या हो रहा है, अब एक गोला रखे वाला है अपने पास 200 ग्राम का, बोले तो 0.2 kg का, शांत था वो। पीछे से अब्दुल आया 1 kg का, अन फटा, खापकंदी √20, समझ रख तुमको? अब्दुल पाटा, डायरेक्ट अब्दुल तो पाटा, and बाकी लोग उड़ के इधर उधर गिर गए डायरेक्ट, बाकी लोगों की लाश इधर उधर गिर के ये हो गई। तो अपने को लगाना पड़ेगा यहाँ पे मोमेंटम का कंजर्वेशन। मोमेंटम का कंजर्वेशन क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, ऐसा किधर बोला, निगलेक्टेड रेजिस्टेंस में बोला। स्मूथ है सब कुछ, ये देखिए किधर स्मूथ सरफेस, हाँ देखो स्मूथ है सब कुछ, कोई फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं है। सारे बच्चे ध्यान देना। तो अभी अपन दे रहे भैया इस पे डायरेक्ट √20 की, अभी ये क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट 0.2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी। बताओ 0.2 की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। वो तो आम नागरिक है, कुछ नहीं कर रहा था, रेलवे स्टेशन पे मस्त हेडफोन लगा गाने सुन रहा था, ट्रेन आने के लिए रुका था। पीछे से आया अब्दुल, अब्दुल बोला अल्लाह अकबर, दे फटा, अब्दुल फट गया, तो अब्दुल की वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। ये उन्होंने क्वेश्चन में दिया वाली है, दिख रहा है ना तुमको, ये दिया है। अब्दुल, अब्दुल थाम गया ना, अब्दुल फट गया ना, लेकिन अब बाकी की पूरी पूरी वेलोसिटी इसकी हो गई ना, समझ रख तुमको? तो 0.2 इंटू जीरो, वो तो जीरो है, प्लस 1 इंटू √20, वो √20 है, इज इक्वल टू 1 इंटू जीरो, वो तो जीरो है, प्लस 0.2 इंटू वी, ये है। अब वी की वैल्यू कितनी हो गई इस भानगढ़ से? क्या वो √20/0.2 हो गई? √20, 4 5 रहता, 24 5 रहता, 4 को बाहर निकालो रूट से, 2√5, और 0.2 रहता है 2/10, दो दो काट दो, 10 ऊपर भेज दो, वी की वैल्यू हो गई 10√5। 10√5 की रफ्तार से अपना ये घोड़ा उड़ेगा, तुम्हारी लाश उड़ने वाली है अभी। अब्दुल तो फटा, तुमको भी लिख गया साथ में अल्लाह पास में, ठीक है? 0.2 का घोड़ा 10√5 की रफ्तार से निकलने वाला है अभी भागने को, और ऐसे भगते 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 डायरेक्ट अल्लाह ताला के पास जन्नत में। समझ रहा? अब पूछ रहा हूँ जन्नत कितने ऊपर है? तो देखो भैया, अब इसके पास कौन सी एनर्जी है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, बरोबर ना? हाफ एम वी का स्क्वायर, और थोड़ी देर में ये एनर्जी हाफ एम जी एच में कन्वर्ट होने वाली है। बात समझ आएगी कि तुम बच्चों को? हाफ और 0.2, वो 0.1, 0.1 इंटू 10, वो 1, और √5 आणि एक 10 जिंदा बचा है, 5 10 50, और 0.2 इंटू 10, 2 एच, एच की वैल्यू कितनी हो गई? 25 मीटर। समझा क्या आंसर? ठीक है, सिर्फ वर्क पावर एनर्जी चल रहा था, मस्त क्वेश्चन था, मस्त तो वर्क पावर एनर्जी चल रहा था घड़ी घड़ी। mgh का हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर का mgh, और वो यहाँ पे ट्रांजिशन हुआ, तो जो अब्दुल आया था, अब्दुल की वेलोसिटी इसमें ट्रांसफर करनी है, उसके लिए क्या लगाया? मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन इसलिए लगा पाए क्योंकि उस हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं थे, वर्टिकल में तो ग्रेविटी थी, ग्रेविटी तो नीचे खींच रही थी, इसलिए तो बड़ा नीचे आया। लेकिन मोमेंटम उस दिशा में कंजर्व रहता है जिस दिशा में कोई फोर्सेस नहीं रहते, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्सेस नहीं थे, फ्रिक्शन भी नहीं था, एयर विक्सस ड्रैग वगैरह भी कुछ भी नहीं था। समझ आए सबको? अगला, ये फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। कंसिडर अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल डेंसिटी, नहीं, कंसिडर अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल प्लेनेट ऑफ डेंसिटी रो। ओके, एक प्लेनेट है, यूनिफॉर्म प्लेनेट बोले तो क्या? अब अर्थ का कोर पातळ है, मेंटल पाव भाजी, और क्रस्ट मंचूरियन है, एकदम दगड़गोटा है। समझ रहे हो तुमको? ऐसा अलग अलग है, अलग कंपोजिशन है, लिक्विड सेमी लिक्विड सॉलिड। तो यूनिफॉर्म प्लेनेट म्हणजे जिसकी डेंसिटी बाहर से अंदर तक एक जैसी रहती है। ठीक है, अब देखो सब जन, consider a uniform spherical planet of density rho, acceleration due to gravity at surface of planet is 6.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक रो है अपने पास में, रो डेंसिटी उसकी, और यहाँ पे ग्रेविटी जो है भैया 6.7 है। तुमको ग्रेविटी का फॉर्मूला पढ़ा वाला है मैंने, जी इंटू मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। ऐसे कौन भी प्लेनेट की ग्रेविटी अपन निकाल सकते हैं भैया। अब अपने का आगे क्या दे रहे हैं? रेडियस ऑफ प्लेनेट इज 4200। ओके, तो 6.7 इज इक्वल टू जी, म्हणजे 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ प्लेनेट। मास ऑफ प्लेनेट, अबे ये स्पीयर है, स्पीयर में क्या रहता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या रहता है? 4/3 पाई r क्यूब। भाषण समझ रहा क्या? तो इसका मास कितना हो जाएगा? इसका मास कितना हो जाएगा? अरे जोर से बोलो भाई, मास कितना हो जाएगा? समझ रहे हैं सबको? वो हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। रोज निकालने का है ना, रो रो डेंसिटीज निकालने ना, इधर रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर,
आर का स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है सब बच्चों को? चेक करो ये कैलकुलेशन ऐसा जो लिखा है ये समझ आ रहा है कि तुम सबको? आर का स्क्वायर यानी आर का क्यूब कटा, एक ही चार जिंदा बचा, 6.7 6.7 कटा, और बाकी सब उधर फेंको। कुछ दिया है क्या अपने को? वॉल्यूम ऑफ स्पीयर ऑफ रेडियस, अरे वो स्पीयर का वॉल्यूम दिया। एंड टेक पाई की वैल्यू 22/7, और डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालने की है। पाई की वैल्यू 22/7 लेने को बोले। अभी देखो 10 की पावर -11 था, उधर जाके 10 की पावर 11, समझ रहा ना? आणि ये 4/3 उधर जाके क्या होगा भैया, 3/4। अन पाई इधर था 22/7, उधर जाके 7/22। आणि इधर अपने पास रो बचा भैया, रो, सिर्फ रो। आर भी बचा 4,200 किलोमीटर, तो इसको नीचे डालो। 4,200 किलोमीटर, किलोमीटर को करो भाई मीटर, हजार हजार हजार। समझ रहा क्या? अब सब एम के एस ऐसा यूनिट में है, सब कुछ एकदम विषय मीटर पर। अब वो ये डेंसिटी क्या रहती है, केजी पर मीटर क्यूब रहती है ना, उसमें आने वाली है। फिर उसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये बनेगा, जैसे वाटर रहता 1000 kg/m3, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1000 से 1 लाने के लिए डिवाइड बाय 1000 करना पड़ता है ना, kg/m3 से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करना पड़ता है ना। तो इसको भी अपन नीचे अभी चेप देते डिवाइड बाय 1000। समझ रहे हो तुमको? अब देखो अपने पास कितने बल्ले हैं? अपने पास में एक बल्ला, दो बल्ला, तीन बल्ला, चार बल्ला, पांच बल्ला, सात बल्ला, आठ बल्ला, नौ बल्ला। नौ बल्ले -11 बल्ले, ऊपर दो बल्ले बचे, 3 अंश 7 जिंदा बचा। नीचे कौन बचा? अभी नीचे 42 जिंदा बचा। चार बचा, 22 बचा। समझ रख सबको? बल्ले बल्ले, यशुदी बल्ले बल्ले। 7 6 जा, 3 1 जा 3 2 जा, आणि 2 1 जा 250 जा, आणि 50/4 म्हणजे वो 25/2 × 22 ऐसा हो गया। अर क्या घाना आंसर आ रहा है। केजी का ग्राम सब करा होगा ना अपन ने, ऐसा कैसे नहीं करा अपन ने? अरे करा ना वो डायरेक्ट, kg/m3 का डायरेक्ट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 1000 करना रहता, वो डायरेक्ट मारा ना। ऐसा कैसे घान हो रही है? 4/3 का कुछ यूनिट नहीं, पाई का कुछ यूनिट नहीं, रेडियस का यूनिट है, रेडियस को इधर हजार भी डाला अपन ने, और नीचे डिवाइड बाय हजार भी और करा अलग से। ये क्या इसका हो रहा? 25/2 × 22। अरे नहीं भैया, पूरा बरोबर करा था मेरे को, पूरा 100% कॉन्फिडेंस। भैया उसका वैसे ही होता है, मीन्स प्रॉपर ये नहीं है, इंटीजर वैल्यू नहीं है। अरे हाँ दीदी, पण 0 पॉइंट में जा रहा ना, फिर तुम नियरेस्ट इंटीजर में क्या भरोगे? जीरो भरोगे क्या उधर? आंसर जीरो है क्या इसका? 26 का आंसर क्या है? 6। क्या है भाई ये? मतलब देखो, डेंसिटी रो है, कोई भी प्लेनेट पे उसकी ग्रेविटी रहती है कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनटू मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। अबे मैं मास का स्क्वायर कर दिया था क्या? नहीं नहीं, हाँ। तो ग्रेविटी भाई 6.7, इधर जी भाई 6.7 इंटू 10 की पावर -11। यूनिट भी लिख रहा भाई इस बार, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इधर यूनिट है भाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इज इक्वल टू मास। मास मेरे को अपने मालूम भैया, लेकिन मास रहता डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके भैया, और अपॉन में भैया रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर हो रहा। नहीं लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम तो आप लोग मालूम है ना। वॉल्यूम में 4/3 पाई, जिसका कोई यूनिट नहीं रहता, लेकिन फिर रेडियस का क्यूब, रेडियस का क्यूब वो तो डायरेक्ट किलोमीटर का क्यूब में गया, और नीचे रेडियस का स्क्वायर है। समझ रहा ना? रेडियस का स्क्वायर और रेडियस का क्यूब कटेगा तो एक ही रेडियस जिंदा बचेगा ना। 6.7 6.7 कटेगा। अरे यार यूनिट तो बरोबर ही चाहने वाला है, सब में ऐसा यूनिट लिख रहा तो सब बरोबर ही चलने वाला है। ये इधर सिर्फ अभी वन बचा, वन, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर 10 की पावर -11 इंटू न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर भैया, इंटू रो। और रो आने वाला है, जो भी आने वाला है वो केजी पर मीटर क्यूब में आने वाला है रो, इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस। रेडियस है भाई 4,200 किलोमीटर, किलोमीटर को डायरेक्ट इंटू हजार मार के मीटर कर दिया मैंने। समझ रख सब बच्चों को भाषण। अब भाषण के साथ राशन, ये देखो भैया, ये मीटर का स्क्वायर आणि मीटर मिलके क्या बनता? मीटर का क्यूब कसकन कापा। 1 kg आणि 1 kg कापा। समझ रहा? क्या तुम बच्चों को बचपन से मैंने पढ़ाया था कि न्यूटन जो रहता, न्यूटन वो क्या रहता, जब 1 किलो की गोला 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लेता। समझ रहा ना?
आणि नीचे अपने पास में किलो लिखे वाला युनिट बचा था ना जिंदा, ये किलो नीचे रखा मैंने, इंटू रो, इंटू 4/3 पाय, इंटू 42 इंटू किती 0 10 ची पॉवर 5, केजी कट गया भाई, आंधे देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कट गया, पूरा इक्वेशन यूनिट लेस हो गया, सिर्फ वैल्यूज जिंदा बचे वाले अभी। और वैल्यूज में क्या बचा, 1 = 10⁻⁻11 इंटू, रेड पेन ले लेता इधर में तुमको अच्छे से दिखने को, 1 = 10⁻11 इंटू 1 हो जाए, इंटू रो, इंटू 4/3 पाई, इंटू 42 इंटू 10⁻5, ये करो 10⁻11 और 10⁻5, 10⁻6 और 4/3, और पाई को इधर इसको लो 22/7 और 42 और रो, ये सब कुछ मिलके 1 होने को होना। चलो काटा कुटी चालू करते, 7 1 जा 7 6 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 2 4 जा 8, 8 × 22 करके रखो, पक्का 176 इंटू रो, 10 की पावर, अरे यार क्या गोल करा मैंने, इतना बड़ा आंसर आने वाला है अभी। केजी मीटर क्यूब घेतलं ना आपल्याला ग्राम मीटर ग्राम सेंटीमीटर पाहिजे ग्राम पर सेंटीमीटर त्याला ग्राम पर सेंटीमीटर नहीं पर इधर यूनिट कट गया ना भैया। हाँ तो जो भी रो की वैल्यू आएंगी बरोबर वो 1000, वो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। मीटर सेंटीमीटर यस, रो का जो आंसर आएगा बाद में उसको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। इसको अभी उधर भेजो, इसको अभी उधर भेजो, इसको अगर उधर भेजा 10⁻⁻6 उधर जाके 10⁻6 और मल्टीप्लाई का 176 डिवाइड में जाएगा 176, और इधर बचा रो, और रो का आंसर केजी पर मीटर क्यूब में आने वाला है, उस यूनिट में अपन ने आने वाला है, तो अपने को इसका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालने के लिए डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। और तो जय अल्लाह की, आणि ये डायरेक्ट 10⁻3/176 उड़ रहा है। नहीं रे भाई तू देखा अभी, जय अल्लाह की, अब ये 1000/176 उड़ रहा भैया, 176 सिक्स जा कितना होता, 7 6 जा 42 5, फिर आगे क्या कह रही हूँ अबे, और क्या 1056, तो ये आंसर 5.9 समथिंग आने वाला है ना, नियरेस्ट इंटीजर पे सी। ठीक है, जय अल्लाह की, 26 हो गया, 26 में दुनिया खत्म थी, समझा क्या वाला। दूसरा वाले पेपर का फिजिक्स लेने का है क्या, जल्दी बोलो, एंड करूँ क्लास, ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँ क्या, क्या मैथ्स का लूँ क्या, मैथ्स लेना है क्या, बल चालू रख रहा, मैथ्स लेना है क्या, डिस्कशन जल्दी बोलो, आना बोलो, जय अल्लाह की, लो भैया मैथ, नहीं अभी फिर पूरा बताऊंगा मैं मैथ, नहीं नहीं फिर ऐसे एकदम नहीं चलता ना। अरे सुनो ना, मैथ्स आपस में निपटाओ, नहीं नहीं वो रिकॉर्डिंग में अच्छा नहीं लगता, फिर जो बाद में कभी 10 साल बाद देखा था रिकॉर्डिंग देखेंगे वो बोलेंगे एक ही क्वेश्चन सॉल्व करा सालों ने मैथ का, मैं पूरे के हिसाब से आया था।